चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आज संडे है, एक अच्छी क्लास रखते हैं। साउंड वाउंड ओके है, देख लीजिए सब कुछ। हेलो, कमेंट करके बता दीजिए मेरे को अगर साउंड ओके है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संडे है, एक अच्छी क्लास रखते हैं। चलिए ठीक है, ऑल ओके है मेरे हिसाब से। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये जो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। मैं आपको पहले बता दूं भाई, आपके पास ये 2-3 बुक जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, और ये शायद दिखाई सही दे रहा है आप लोगों को, कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही है? ठीक है, आई थिंक बिल्कुल ठीक दिख रहा है। ये ज़्यादा हो रहा है, आज थोड़ी लाइटनिंग का इशू हो रहा है। चलिए, कहाँ थे हम? हाँ, ओके नीरज, एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, ऐप से मिल जाएगी जल्दी। आपका ऐप पे डाटा आने वाला है सारा, और टेस्ट सीरीज वगैरह आने वाली है आपकी, और एमसीक्यू वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कोई भी जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उनके पास, आपके पास कोई भी एमसीक्यू बुक हो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। मुझे बता दीजिए कमेंट करके, जो अगर सही दिख रही हैं तो चीजें। ठीक है, अब देखिए, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते भी हैं भाई। इलेक्ट्रिकल मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ, यही वो बुक है जिनमें सबसे ज्यादा लेक्चर होने हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द समाप्त करने की हम। ओके, और बाकी जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था, ठीक है, उसमें जैसे टाइम लगेगा, जैसे आज संडे है तो मैं चाह रहा हूँ लंबी क्लास लूँ इसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो उनके लेक्चर होते रहेंगे। उनमें यह है कि एक एक दो दो लेक्चर बचे हैं, लेकिन इसमें और पावर सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए भाई। ठीक है, इससे आपकी थ्योरी, न्यूमेरिकल सब आता है। ऐसे ही बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी आपके न्यूमेरिकल्स की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। तो भाई मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है? यानी कि वो मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, इलेक्ट्रिकल पावर पर ऑपरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती है। सिंपल है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रिकल मशीन आ जाती है, एक मोटर, एक जनरेटर। तो मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल पावर लेना और फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। जनरेटर में क्या करते हो आप? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, उसमें मैकेनिकल पावर टू, ठीक है, मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट। वो उनको यार बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ, तो जो मोटर है इलेक्ट्रिकल लेता है, मैकेनिकल देता है, और जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट देते हो, इलेक्ट्रिकली लेते हो आप। अब देखो, तो इनको कैटेगराइज कर देते हैं हम। आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर मैं बात करूं भाई, तो 2 टाइप की आ जाती है आपके पास, डीसी मशीन, डीसी मशीन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा इलेक्ट्रिकल मशीन की? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती है। ठीक है, ये एसी मशीन, एसी मशीन। डीसी मशीन जो डीसी पर ऑपरेटेड होती है, डीसी पर, यानी कि जो डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होती है। ये क्या हो गया? डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर आपका क्या करता है? ये करता है आपके पास मैकेनिकल पावर टू, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ये क्या करता है? और ये इलेक्ट्रिकल टू
आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिखा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक है भाई, ये होगी आपके पास डीसी मशीन। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। एसी मशीन में क्या आ जाता है आपके पास, ठीक है, इसमें भी आपके पास एसी मशीन में आ जाते हैं। अब अगर मैं डीसी मशीन में केवल मोटर के इसमें आ जाते हैं आपके पास एसी मोटर और एसी जनरेटर। ठीक है, एक और आ जाता है भाई ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर भी तो एसी पर ऑपरेट होता है हमारे पास। एक आ जाता है आपके पास ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो एसी मोटर काम सेम वही रहता है, ये भी एसी मोटर भी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में। ट्रांसफॉर्मर को हम ट्रांसफॉर्मर में पढ़ेंगे, एसी को एसी में, वेरिएबल एसी में बदलता है, वोल्टेज को भी करंट को भी। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। अगर एसी मोटर की बात करूं भाई, मेरे पास ये भी 3 फेज मोटर आ जाता है, सिंगल फेज मोटर आ जाता है। ठीक है, इनमें भी फिर सिंक्रोनस मोटर आ जाता है। ऐसे ही आपके पास जनरेटर भी 3 फेज और सिंगल फेज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर भी सिंगल फेज और 3 फेज आ जाता है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, और इनमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो भाई, हर एक से क्वेश्चन आता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सभी आता है आपके पास भाई। ओके, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, डीसी मशीन। डीसी मशीन में भी हमारे पास जनरेटर है, मोटर है, तो हम डीसी जनरेटर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद डीसी मोटर पढ़ेंगे। इन दोनों को हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं, इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उन सबको हम बताते चलेंगे। लेकिन इजी, मतलब कि इजी उसके लिए समझने के लिए हम सबसे पहले डीसी जनरेटर पढ़ेंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले डीसी मशीन है टॉपिक आपके पास। तो डीसी मशीन में 2 पार्ट आ गया आपके पास, डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं भाई डीसी जनरेटर होता क्या है। यानी कि जो जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, डीसी सप्लाई, उसे डीसी जनरेटर बोलते हैं हम। ठीक है, तो किस एनर्जी को किस में ये करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है, डीसी जनरेटर कहलाता है। अब इससे पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं भाई। अब डीसी जनरेटर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट में भी पढ़ाए थे। वो रूल क्या कहते हैं आपके पास, इसकी पीपीटी खोल लेते हैं जरा हम। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई। तो क्या टॉपिक चल रहा हमारा, डीसी जनरेटर। तो भाई सिंपल सा फंडा है आपके पास, डीसी जनरेटर यानी कि जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर को, वो कर कैसे रहा है। तो इसके लिए क्या है आपके पास, एक लॉ आया आपके पास फैराडे का। ठीक है, फैराडे ने बताया, इसको मैं और एक सेकेंड इजी उसमें ले लेता हूं आपके पास, ताकि वहां पे समझने में आसानी रहे। चलिए, वो लो क्या था भाई आपके पास, सिंपल सा। पहली चीज ये आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती कैसे है, फिर हम उसी चीज को देखते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है,
संडे है यार, आज कॉल पे कॉल आती रहती है संडे वाले दिन। ठीक है, तो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है एन और एस। कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है ये हो गया आपके पास लोड। ओके भाई, ये लो देखो क्या कहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में एन से एस चलती है मैग्नेटिक लाइंस। इसमें ये कंडक्टर है, इसको मैं घुमा रहा हूं, इसमें घुमा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, ये कहीं पे भी आता है, आपको मैंने ये भी बताया था आपको एक उदाहरण देके जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा रहा था मैं, कि भाई बच्चों ये एन है, ये एस है, ठीक है। जब इसका मैग्नेटिक, मैं इसको यू मूव करता हूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करता है, या आप इस कोइल को ऐसे हिला दो, मूव करा दो, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। वो डिफ्लेक्शन ही मेरा क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। इन जो कंडक्टर है इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, वही ईएमएफ हम बाहर ले लेते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड में ये है मेरे पास पीएम मैकेनिकल पावर, ठीक है, और यहां पे आ जाते हैं पीई इलेक्ट्रिकल पावर। तो जब आप किसी उसको कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें एक ईएमएफ, उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ को आप बाहर ले लेते हो और लोड पे अप्लाई कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट हम हर जगह देखते हैं, वो हाइड्रो पावर प्लांट में देख लो आप, किसी भी पावर प्लांट में क्या होता है, कोई भी पावर प्लांट में क्या आपने देखा, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां मूविंग चीज जरूर हो रही है, एक पार्ट मूव जरूर कर रहा होगा आपके पास। ठीक है, तो या तो उसमें फील्ड को घुमा लो आप, या इसको घुमा लो। जब फील्ड को घुमाएंगे उसका भी मैंने बता रखा है, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ या डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ। तो भाई यहां पे हम कंडक्टर को घुमा रहे हैं और कंडक्टर इस फील्ड को क्या कर रहा है, कट। तो इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो किससे निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला बता रखा है उसका। तो इसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल पावर दे रहे हैं आप इनपुट में और आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है यहां पे ये। ठीक है, अब सेम यही कॉन्सेप्ट आपका डीसी मोटर में हो जाता है। चलो बाद में करेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, डीसी में यहां इलेक्ट्रिकल दोगे तो आउटपुट मैकेनिकल में वहां मिल जाएगी आपके पास। तो भाई ये मैंने बता रखा था आपका इंड्यूस ईएमएफ किससे निकालते थे हम, E इक्वल टू बी एल वी से। बी क्या था, ये वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितने मीटर की लेंथ है, वी ये कितनी तेजी से घूम रहा है, सिंपल सी बात है, यानी कि फ्लक्स को डी फाइव बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज कर रहा है, वो भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो पता चल गया हमें यहां इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है भाई। इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है ये बोला है उसने। तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन निकालते हैं डीसी जनरेटर में, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है भाई, राइट का मतलब ये वाला हाथ। अब देखो, मान लो सिंपल सी बात है, इसमें हम डायरेक्शन निकालने, अभी उससे बताऊंगा मैं आपको। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता है कि मैं अपने हाथ को इस प्रकार से रखूं, ठीक है, और जो मेरे पास ये वाली फिंगर है, मिडिल फिंगर, वो फोर्थ फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। ठीक है, और जो ये थंब है ये कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को दिखाएगा कि ये ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है। और जो ये है आपके पास मिडिल फिंगर, ये इसमें इंड्यूस ईएमएफ को दिखाएगी। समझ नहीं आया ना, चलिए अभी, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें है नहीं, लगा नहीं पा रहे आप। जैसे कि मान लो मैं इस कंडक्टर की बात करता हूं भाई, इस वाले कंडक्टर में, अब भाई ये कंडक्टर है आपके पास, घूमेगा कैसे, मान लो सिंपल सा मेरा मोबाइल है, अगर मैं इस पे इधर को फोर्स लगा रहा हूं, इस पे इधर को फोर्स लग रहा है, इस पे इधर को, तो यानी कि ऐसे घूमेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे कंडक्टर मान लो और ये रखो आप,
तो मान लो ये वाला कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वाला क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इस पे फोर्स ऊपर को लग रहा, इस पे ऊपर को, यानी कि इस वाले कंडक्टर पे नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स, यानी कि घूमने की डायरेक्शन। फोर्स कहां से लग रहा है, आप इससे घुमा रहे हो मैकेनिकल पावर से भाई, या तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, देखो ये बीच वाली फिंगर मिडिल ऊपर को दिखा रही है, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा बेटा ये होगा ऊपर की डायरेक्शन। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। अब सेम इस पे लगा सकते हो आप, यही लो। अगर इस पे ऊपर को फोर्स लग रहा है ऑटोमेटिक, सिंपल सी बात है, कोई इस पे ऊपर को लग रहा तो इस पे नीचे को लगेगा, ये अंदर को जाएगा। यानी कि अगर इसको ऐसे घुमा रहे हो आप, तो इस पे ऊपर लग रहा था, इस पे ऑटोमेटिक इधर को लग रहा है। तो इस पे अगर देखो इस पे ये था, तो इस पे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अब तो फोर्स इस पे अंदर की लग रहा है। देखो थंब मेरा जो है अंदर की तरफ चले गया, और जब थंब अंदर की तरफ लग रहा है तो फिंगर देखो ये इसमें ऐसे आ जाएगा। तो यहां से हमें करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि ये ऐसे जाएगी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार से हम पोलरिटी भी पता कर लेते हैं कि कहां से कैसे निकलता है। ये क्या कहलाता है मेरा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है, नोट कर लो कि डीसी जनरेटर जो है आपके पास फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार काम करता है, या राइट हैंड रूल से आप इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल सकते हो। एक पॉइंट ही हो गया आपके पास भाई, ठीक है। अब तो कहने का मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हर जगह की एक मैग्नेटिक फील्ड हो, एक कंडक्टर हो और एक उसमें मूविंग पार्ट हो। ओके, इतनी बात क्लियर है भाई। तो चलिए अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वही बता रखा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। ये मैं आपको इसके जरिए बता रहा था, इस प्रकार फिंगर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ये वाला भाई ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, उसने ऐसे दिखा रखा है ना राइट हैंड रूल, इसने इस तरफ आगे दिखा रखा है। ये देखो मेरे हाथ को देखना, इस तरह सेम एग्जैक्टली याद है आपको, थंब दिख रहा। तो यानी कि ये फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया, लो एन एस, मैंने इधर कर दिया, ये लो फील्ड की डायरेक्शन। उल्टा हो रहा मेरे, तो थोड़ा सा डायग्राम ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। ये फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब इस पे लगने वाला फोर्स जो मैंने बताया था, इसमें पूछा जाता है कि मिडिल, ये फोर्थ फिंगर किसको दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। और भाई ये पूछा जाएगा कंडक्टर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में। तो यानी कि ये जो कंडक्टर रखा था मैंने अभी बताया था, इस पे लगने वाले फोर्स को, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, इस पे लगने वाले फोर्स को। तो ये ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। और ये जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ है वो निकाल सकते हो आप, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी। अगर इसमें ऐसे है तो इसमें ऊपर ऐसे रहना ही रहना है, अगर इसमें ऐसे है तो इसमें रहना ही रहना है। क्लियर है, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस प्रकार से खींचेंगे इसको, तो जो मेरा थंब है वो मोशन और फोर्स को दिखा रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। और ये फ्लेमिंग, ये जो बी है ये फील्ड की डायरेक्शन, और ये इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ यानी कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी मेरे पास, यहाँ पे लोड लगा दोगे तो। ये प्रिंसिपल है, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का अनुसार है। तो भाई एक तो इस चीज को कंफर्म कर लेना कि जनरेटर में मेरा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम करता है, और किस प्रकार से करता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडिल फिंगर किस चीज को शो करती है। तो मिडिल फिंगर चाहे मोटर में हो चाहे जनरेटर में हो, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, ठीक है। और ये इसमें इंड्यूस ईएमएफ को, फोर्थ फिंगर, और वो मोशन ऑफ फोर्स को, ठीक है। डीसी मोटर में भी वही दिखाएगी। चलो हम डीसी मोटर को अभी कंसीडर करते नहीं है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे, जब मोटर करेंगे तभी उससे रिलेट करेंगे, है ना, वरना अभी आप कंफ्यूज होंगे। तो चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, किस प्रकार से इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। अब ये आ गया आपके पास डीसी जनरेटर भाई, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते आते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोल्ड डीसी जनरेटर में ही रहता है। इसके लिए तीन चीजों की इसेंशियल जरूरत है। क्या है भाई, कंडक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए, फॉर रोटेशन, किसके लिए, रोटेशन, यानी कि या मूव कराने के लिए, क्योंकि आप दोगे तभी तो घूमेगा वो, है ना, दोगे तभी तो घूमेगा वो। चलिए
अब धीरे धीरे इन चीजों को, अब बस कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों का हमें अरेंजमेंट इसी प्रकार से करना है कि आपके पास कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, एनर्जी। तो देखो ये सेम वही चीज दिखा रखी है इसने कि भाई ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है NS, और इसमें क्या बोलते हैं, ये कंडक्टर है, इस पे ये जो फोर्स लगा रखा मोशन का एक दिखा रखा, दैट मींस इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि घूम रहा है ऊपर की तरफ, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन दिखा रखी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, इसका कलर कैसा आ गया, चलो ठीक है। अब देखो भाई इसका, चलो जो जैसा आ गया अब तो करते हैं रेंज, वैसे तो ब्लैक होना चाहिए था बैकग्राउंड, इट्स ओके। तो एक जनरेटर है आपके पास, क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ का क्या कहता है भाई बच्चों आपका, वो यही बोलता है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सेकंड में कमेंट तो पढ़ू। हाँ भाई ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहा है, क्या नहीं दिख रहा फिगर, ओके चलिए एक सेकंड में इसका वो देख लो यार जरा, ये ऐसे कैसे कितनी दिखा रहा है स्लाइड, ऐसी एक ही है बाकी भी है, और बाकी भी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये है ना। चलिए एक ही है उसमें जो कलर ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम, चलिए हाँ कहाँ था, फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, वही है आपके पास कि जब भी, अब ध्यान रखना दोनों में अंतर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के इंडक्शन में भी और आपके पास उसमें क्या बोलते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में भी। ठीक है, ये क्या है, इसने बोला फैराडे का, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, इसको क्या है, इसको ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव कर रहा तो वहां पे क्या निकल गया आपके पास, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो ये बताता है कि उस ईएमएफ की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार निकाल सकते हो भाई। ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार निकाल सकते हो। ओके क्लियर है, तो वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है डायरेक्शन निकालने के लिए, और ये है इंड्यूस ईएमएफ के लिए। तो ये सेम वही चीज दे रखा, व्हेन एवर द ए कंडक्टर इज मूविंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज फ्लक्स लिंकेज, यानी कि कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, यानी कि इस कंडक्टर से आपका कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो आपको बता रखा हूं, दिस ईएमएफ कोज करंट फ्लो द कंडक्टर सर्किट। तो इसी ईएमएफ की वजह से आपका क्या होता है, करंट फ्लो होता है भाई आपका। ठीक है, क्या होता है आपका, करंट फ्लो होता है सर्किट में। इसकी ना सेटिंग बिगड़ रखी है और कुछ नहीं, इससे मैं भी परेशान हो गया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर की। देखो भाई ये आ गया आपके कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वहां से कितने कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार। फिर राइट हैंड रूल क्या कहता है, थंब क्या बताता है, फोर फिंगर क्या बताती है, मिडिल फिंगर क्या बताती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे इसकी। कंस्ट्रक्शन में इसके भाई हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा, फील्ड सिस्टम है, आर्मेचर कोर है, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर है और आपके पास ब्रशेज है। अब देखते हैं चीजें कहां कहां हैं और फील्ड सिस्टम का क्या काम होता है। ये आता है आपके पास फील्ड सिस्टम। ठीक है, ये है, इसका देखा जाए तो दिखाई दे रहा है। यार कुछ तो सोचना पड़ेगा लाइटिंग का इसका।
इसने वरना खराब कर देगा ये तो। ठीक है, चलिए देखे भाई, ये है फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम में हम इसके एक एक पार्ट को जानते हैं। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, ये ठीक है, ये इसका फील्ड है अंदर। ठीक है, तो ये जो अंदर है ये है आर्मेचर। आर्मेचर में क्या है मेरे पास, कंडक्टर। ठीक है, इसमें हम कंडक्टर डालते हैं, ये देखो ये 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 ताकि ये मैग्नेटिक जब घूमेगा तो इस फ्लक्स को कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और इसी में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हो गया मेरे पास आर्मेचर। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये हो गया कम्यूटेटर। ठीक है, और भाई ये होगी शाफ्ट जिससे हम घुमाएंगे इसको, सिंपल सी बात है। इसमें तो बहुत ज्यादा सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, और ये है फील्ड वाइंडिंग, यानी कि जो इसके उसमें आ रखी है, फील्ड का मतलब वो जो डायग्राम था, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहां से एन एस एन, ठीक है, एस एन एस। ठीक है भाई, अब ये एन और एस कैसे बन रहे हैं, एन और एस कैसे बन रहे हैं, ये मैं आपको मैग्नेटिक सर्किट में बता चुका हूं कि किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई एन और एस बनाने के लिए। ठीक है, और ये वाला इसका हो जाता है पार्ट, यानी कि अंदर वाला पार्ट। तो हम इसका क्रॉस सेक्शन वो क्या बोलते हैं, जो है क्रॉस सेक्शन एरिया इस प्रकार से दिखाएंगे, कहने का मतलब इसे बीच से काट देते इस प्रकार का दिखेगा ये भाई। ठीक है, तो यही चीज बता रखी है, इनकी एक एक चीज मैंने आपको बता रखी है। डीसी मशीन हो गया, ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो ये इसका सेम वही है, कम्यूटेटर है, फ्रेम है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग भाई, अब देखो फील्ड वाइंडिंग बेसिकली होती क्या है, फील्ड वाइंडिंग के जरिए हम फ्लक्स प्रोड्यूस कराते हैं। फील्ड आपका इस प्रकार से दिखता है, ये इसकी होगी फील्ड वाइंडिंग। कहने का मतलब इसके अंदर ये है भाई मेरे पास अभी होता है एन एस, इस पे वाइंडिंग होगी। ठीक है, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये। ठीक है, इसमें मैंने अभी बताया नहीं कि किधर किधर क्या बनेगा। यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दोगे तो इससे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये एन बन जाएगा एस। इसकी वाइंडिंग इस प्रकार से करते हैं एन एस। तो यही पोल दिखा रखे हैं इसमें सारे, यही पोल दिखा रखे हैं हमने। ये वाइंडिंग इस प्रकार से कर रखी है, सारे क्या है, इस प्रकार के पोल है। फिर अब यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो इसके बीच में हम रख देते हैं क्या, आर्मेचर, और आर्मेचर के पास हो जाते हैं ब्रूस, यहाँ से हम सप्लाई ले लेते हैं। अभी देखेंगे इसमें भी आगे कैसे क्या क्या। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फील्ड। अब देखो इसमें क्या आता है, ये सेक्शन व्यू है इसका, जो कि पहले भी दिख रहा था, अब शायद आपको ये दिख जाएगा जो इसने दिखा भी रखा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक। एक सेकंड अपने फोन में ही खोल लेता हूं ताकि मेरे को भी पता चलता रहेगी कैसा दिख रहा है आपको, है ना। दिखाई दे रहा है, एक सेकंड। ठीक है, ये है भाई आपका सेक्शन व्यू, यानी कि कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसकी सेटिंग बदल गई, तो ये दिखा रखा है आपका, मैं इसको और ज्यादा वो कर देता हूँ। ये सेम दिखा रखा, ये पोल दिखा रखे हैं जो आपको दिखा रखे हैं, ये इसका आर्मेचर कम्यूटेटर है, फील्ड रियोस्टेट है। ठीक है, अब इन पे जो सवाल आता है भाई कंस्ट्रक्शन से, जो कंस्ट्रक्शन से सवाल आता है आपके पास, ठीक है, तो फील्ड सिस्टम, पहली चीज तो ये आता है कि कंस्ट्रक्शन, ये हम पढ़ रहे कंस्ट्रक्शन यानी कि किस प्रकार से बनती है। तो कंस्ट्रक्शन से जो सवाल आता है, आता है कि किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो पहली बात तो फील्ड सिस्टम का काम क्या है भाई, फील्ड सिस्टम का काम है यूनिफॉर्म, इट इज द यूनिफॉर्म, चल जा भाई चल जा,
नहीं तंग कर लिया। इट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इन द विच द आर्मेचर रोटेट्स। यानी कि एक तरीके से क्या करता है भाई, मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं, आपके पास ये है, ठीक है। अब भाई आपको मशीन बनाने के लिए क्या चाहिए था, एक फील्ड चाहिए था, ये एन एस। तो इससे क्या बनता है, मेरा फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर प्रीफर एज कंपेयर टू द परमानेंट मैग्नेट। अब भाई ये जो वाली मैग्नेट क्या है, इसको मैग्नेट किससे बनाते हो आप, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके बनाते हो ना। तो यानी कि हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको पहले बता दिया था ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि दे आर चीप, स्मॉलर साइज, प्रोड्यूस द ग्रेटर मैग्नेटिक इफेक्ट और फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरिड। उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम बदल सकते हैं, यानी कि इसके फ्लक्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स होता है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो अगर मैं करंट में चेंज करूंगा तो फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज हो जाएगा तो इसके फील्ड को मैं चेंज कर सकता हूं। क्लियर है, ये आपके पास फील्ड सिस्टम का काम और किस उसका बना रहता है आपके पास भाई, ठीक है। अब फील्ड सिस्टम के भी आपके कुछ पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं योक, ठीक है। योक है, पोल कोर है, पोल शूज है और फील्ड कोइल है, ठीक है। अब ये होते कहां कहां पे ये दिखा देते हैं आपको। तो भाई योक, योक किसको बोलते हैं, यानी कि मेरे पास ये जो पोल है, ठीक है। अब मैं बता दूंगा आपको, केवल 2 पोल मशीन ही बना रहा हूं मैं यहां पे। इस पे हो जाती है भाई मेरी वाइंडिंग, ठीक है। ये जो बाहर का पार्ट है जो मशीन को कैरी करता है, इसको बोल देते हैं हम योक। क्या बोल देते हैं, योक, ठीक है भाई। अगर मैं योक की बात करूं, अब तो सही दिख रहा, हाँ ठीक है। अब तो लाइटिंग का यार देखना पड़ेगा इसमें ना, क्योंकि डायग्राम नहीं दिख रहे बस, जो इतने अच्छे 3D में बना के लाया मैं, और लाइटिंग का ही है। चलिए, ये योक है भाई। तो इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि ये किस चीज का बना रहता है, तो कास्ट आयरन का बना रहता है भाई ये, छोटी मशीनों में। और अगर बड़ी मशीन की बात करो, स्मॉल मशीन में, ठीक है। अगर बड़ी मशीन की बात करूं तो फैब्रिकेटेड स्टील का बना रहता है, फैब्रिकेटेड स्टील का बना रहता है, ठीक है भाई। अब आते हैं पोल कोर। तो जो पोल की कोर होती है, पोल की कोर क्या, ये वाली यहां से यहां तक, जिसपे ये लिपटी रहती है, वाइंडिंग लिपटी रहती है, जिसपे वाइंडिंग लिपटी रहती है, इसे बोल देते हैं पोल कोर, ठीक है। पोल शूज, ये जो बाहर आके रहते हैं, ये जो बाहर निकले रहते हैं, इनको बोल देते हैं पोल शूज। तो ये हो गया मेरे पास पोल शूज। फील्ड कोइल, फील्ड कोइल क्या है, ये जो फील्ड यानी कि जो फील्ड को बना रही है, यानी कि फ्लक्स बना रही है। फील्ड की जब भी बात करेंगे हम इस वाले फील्ड फ्लक्स की या फील्ड कोइल की, तो जो मेरे पास इसमें कनेक्टेड है इसको बोलते हैं फील्ड कोइल। ये वाला हो गया भाई मेरे पास फील्ड कोइल। तो यहां तक आपके फील्ड कोइल आपको सिंपल से पता, इसमें कॉपर की जाती है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं अभी, और इसमें जो यहां पे आ जाता है आपका आर्मेचर। जब ये आर्मेचर घूमता है तो फ्लक्स को क्या करता है, कट करता है, और इसी आर्मेचर पे मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब देखते हैं हम आर्मेचर की बारी, अभी तो कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, ठीक है। ये रहा आपका आर्मेचर कोर। तो आर्मेचर कोर भाई बच्चों ऐसी होती है, आई होप दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। तो देखो ये है आर्मेचर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि आपके पास किताबों में मिलता है, बुक में जो दिखाई देता है टॉप व्यू। तो जो खांचे होते हैं ये इनमें क्या की जाती है, वायरिंग। तो ये देखो कॉपर की जो वायरिंग हो रही ना, ये 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 तार, ये कॉपर है ना,
इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इन्हीं को तो बोलते हैं आप कंडक्टर, कि कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में कट होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो कंडक्टर यही तो, एक यहां से डाला, ठीक है, फिर ये कहीं और लिपट के कहीं और जा रहा हुआ, इधर से आ रहे, देखो कितने सारे कंडक्टर है आ रहे, ठीक है। और ये होता है आपका कम्यूटेटर। इनका भी काम होता है, बताएंगे अभी कि कम्यूटेटर का काम क्या है, ठीक है भाई। ये दिखा रखा है इसने लैमिनेटेड। लैमिनेटेड का मतलब बेटा ये जो कोर होती है ना, ये देखो यहाँ पे आपको एक मोटा सा स्टील दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि एक पत्ती है, लेकिन ये पत्ती नहीं होती, लैमिनेटेड रहती है, छोटे छोटे पीस में कटी हुई होती है, कटी हुई, ठीक है। ये इसलिए होती है ताकि हम एडी करंट लॉस को कम कर सकें, इसलिए होती है। बाद में पढ़ेंगे लॉसेस में, आगे पढ़ेंगे हम, क्लियर है। ये होगी आपके पास आर्मेचर की कोर। तो ध्यान रखना, जब भी आर्मेचर कोर एक्चुअल में ऐसी होती है और किताबों में ऐसी दिखाती जाती है। तो हम बुक में जब डिफाइन करते हैं, तो बुक में जो दिखा रहे हैं हम, या डायग्राम लेंगे हम, वो किस प्रकार का देंगे कि NS NS NS, और यहाँ पे हम आर्मेचर कोर दिखाएंगे। तो ये आर्मेचर कोर का हम ये वाला व्यू दिखा रहे होते हैं, फ्रंट व्यू, ये वाला व्यू, ठीक है, पीछे का नहीं दिखा रहे थे। तो ओवरऑल आर्मेचर कोर इस प्रकार की होती है, और इसमें जो वाइंडिंग की जाती है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब ये जो तार लिपटे हुए इसकी वाइंडिंग, और जो फील्ड वाइंडिंग जो यहाँ पे की जा रही, वही वो पीछे भी दिखाई थी, इसको फील्ड वाइंडिंग। तो देखो वो सिस्टम अरेंजमेंट बनता जा रहा है, इनसे फ्लक्स बनना है मेरा फील्ड से, और ये कंडक्टर है बहुत सारे, एक कंडक्टर नहीं बहुत सारे कंडक्टर है, ये इसमें घूम रहे हैं, तो घूम रहे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ को आप बाहर ले लोगे बस, ठीक है। अब इसी की कैलकुलेशन करनी है कि ये बना कैसे रहा, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसमें आर्मेचर रिएक्शन होगा, क्या चीजें होंगी, इन सभी को हम स्टडी करेंगे। क्योंकि आपके पास आर्मेचर कोर, ठीक है। तो आर्मेचर कोर के बारे में लिखा है इसका। आर्मेचर कोर जो है आपके पास भाई क्या होती है, कोर सिलेंड्रिकल होती है आपके पास, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसी होती है, हाई परमेबिलिटी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ये पूछ लेता है किस चीज की बनी होती है। हाई परमेबिलिटी का मतलब भाई मैंने बताया था परमेबिलिटी में, मैग्नेटिक फील्ड में बताया था आपको, कि जिसमें फ्लक्स जो है इजीली पास हो जाए, है ना। जितना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज करेगा तभी तो उतना ज्यादा वो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और इसमें लॉसेस भी आपके कम होंगे आर्मेचर कोर में, ठीक है। और हाँ कहां थे हम, ठीक है। हाई परमेबिलिटी स्टैंपिंग हुई रहती है इस प्रकार से, ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड रहता है इसमें, और रहती है लेमिनेटेड। इसने बता रखा कि एडी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी बता देंगे इसमें किस टाइप का। तो इसकी एक आर्मेचर वाइंडिंग, तो भाई ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है आपके पास, ठीक है, इसने बोला है कि जो आर्मेचर में वाइंडिंग हो रही थी उसको बोल देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। भाई ये दो टाइप की होती है, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में जो मेरे पास, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं बता दूं, ये आर्मेचर में क्या है मेरे पास, ठीक है, ये स्लॉट होते हैं, इसके स्लॉट को मैं इससे दिखा रहा हूं। तो इसमें एक तार यहां लिपटेगा, फिर दूसरा यहां लिपटेगा, तीसरा यहां लिपटेगा, चौथा यहां लिपटेगा, इस प्रकार से अलग अलग टाइप की वाइंडिंग होती है, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में हम पढ़ेंगे। तो भाई इसमें बहुत सारे तार लिपटे रहते हैं, यानी कि कंडक्टर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो वेव वाइंडिंग में, यानी कि जो ये कंडक्टर होंगे, जितने भी तार लिपटे होंगे, A=2, यानी कि इसके पैरेलल पाथ दो होंगे, यानी कि जो वाइंडिंग होगी मेरे पास आर्मेचर में वो इस प्रकार की होगी, केवल दो ही पाथ होंगे, ठीक है। कि यानी कि अगर कोई यहां से वाइंडिंग शुरू हो रही है तो एक कंडक्टर मेरा इधर से आ जाएगा और दूसरा इधर से आ जाएंगे, इधर से लिपट के, दो, कहने का मतलब दो ही पैरेलल पाथ होंगे। आ जाते हैं लैप वाइंडिंग में, A=P, यानी कि जितने नंबर ऑफ पोल होंगे, P क्या है, नंबर ऑफ पोल, उतने मेरे पैरेलल पाथ होंगे, उतने ही द आर्मेचर वाइंडिंग आर डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पोल। तो भाई जितने पैरेलल पाथ होंगे मेरे पास, यानी कि किसको दिखा रहे हैं, A=, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को शो कर रहे हैं ये। यानी कि अगर इसमें 4 पोल मशीन है तो उसमें आर्मेचर वाइंडिंग के 4 पैरेलल पाथ जा रहे होंगे, ठीक है, और 2 होंगे तो 2 पैरेलल पाथ होंगे।
आगे समझ जाओगे जब इस पे वो न्यूमेरिकल करेंगे। और इसमें ठीक है, इसमें करंट, अब देखो भाई मुझे पता है, सिंपल सी बात है, इसमें भी आता है कि इट इज यूज्ड लो करंट हाई आउटपुट वोल्टेज। मुझे पता है कि मेरे पास, अगर मेरे पास पैरेलल पाथ, मान लो 100 कंडक्टर है मेरे पास उदाहरण के लिए। अब देखो कंडक्टर की भी थ्योरी बता दे रहा हूं मैं यहीं पे आपको। मान लो मेरे पास कितने 100 कंडक्टर यूज हो रहे हैं भाई, 100 कंडक्टर किसमें, आर्मेचर की कोइल में। ठीक है, एक कोइल का भी आंकड़ा आपको मैं जरा बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, एक कोइल किसको बोलते हैं भाई, तो एक टर्न को हम एक कोइल बोल देते हैं। वन, समझा दूं मैं आपको, वन टर्न इज इक्वल टू वन कोइल और इज इक्वल टू 2 कंडक्टर, ये समझना आप। अब एक कोइल क्या होती है, मान लो मेरे पास भाई, इसको हम एक टर्न बोल देते हैं, ये जो आपको, ठीक है, इसमें अब मुझे पता एक टर्न होगा, अगर ये मेरे पास एन के नीचे है तो ये दूसरा एस के नीचे आता है, ये हमने देखा भी था। इसमें करंट ऐसे है तो इसमें ऐसे है। मान लो 2 वोल्ट इस वाले कंडक्टर में जनरेट हो रही है मेरे पास, 2 वोल्ट, तो भाई सिंपल सी बात है एन के, तो दूसरा 2 वोल्ट इसके नीचे होगी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी ना मेरे को बेटा, दोनों सीरीज में आ रहे हैं, देखा है करंट की डायरेक्शन ये है प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 + 2 4 वोल्ट। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर 1, कंडक्टर 1, इसको कंडक्टर 2, या कोइल साइड 1 और कोइल साइड 2, या कोइल साइड 1 या कोइल साइड 2। तो एक कोइल में मेरे 2 कंडक्टर होंगे, इस चीज का याद रखना भाई। अगर एक कंडक्टर पे 2 वोल्ट है और दूसरा उसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, तो 2 2 4 वोल्ट यहाँ पे, यानी कि मेरे को 4 वोल्ट मिलेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास ये चीजें वेव वाइंडिंग और इसमें काम आनी है। तो इसने बोला है कि यूज्ड, इट इज यूज्ड लो करंट और हाई वोल्टेज। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि वेव वाइंडिंग किसके लिए यूज की जाती है, तो लो करंट और हाई वोल्टेज। लो करंट इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास मान लो 100 टर्न की वो है मेरे पास, तो इसके 50 तो ऊपर आ जाएंगे, 2 पैरेलल पाथ होंगे, केवल 2 पैरेलल पाथ होंगे। तो 2 पैरेलल पाथ होंगे तो इसमें वोल्टेज 50 50 टर्न आ जाएंगे, 50 यहां 50 यहां 50 वहां 50 यहां पे, ठीक है। और इसमें अगर मेरे पास मान लो ये इसमें 4 पोल वाली, तो इसमें 4 पैरेलल पाथ आ जाएंगे, तो इसमें हर एक पाथ कैसा आएगा, वे में करोगे तो इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25। तो अब आप ये बताओ, सेम मैग्नेटिक फील्ड है तो 25 टर्न में ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी या 50 में ज्यादा होगी या 25 में, तो सिंपल सी बात है 50 में होंगी, क्योंकि 50 के 50 जुड़े हुए सीरीज में। तो इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगी, हाई, और इसमें पैरेलल पाथ इसमें ज्यादा है, तो करंट किस में ज्यादा होगी, इसमें। सिंपल सा फंडा। तो इसलिए इसको हम लो वोल्टेज, लो करंट और आउटपुट में हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। और इसको, इसका जो यूज होता है हाई करंट, हाई करंट ये पॉइंट लिख लेना भाई, और लो वोल्टेज के लिए। तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई जो मेरे पास लैप वाइंडिंग है वो किस लिए यूज होती है। लैप वाइंडिंग आपकी यूज होती है लो करंट, सॉरी, लैप वाइंडिंग आपके पास हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। ये आपके पास किसके लिए यूज होती है भाई, हाई वोल्टेज और लो करंट के। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसमें 2 ब्रूश यूज होते हैं, 2 पैरेलल पाथ होते हैं, इसमें 4 ब्रूश यूज होंगे भाई आपके पास, जितने नंबर ऑफ पोल ना लैप वाइंडिंग में, तो इस चीज का ब्रश नंबर ऑफ ब्रूश भी पूछ लेते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो आर्मेचर पे की जाती है, उसे आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। और उस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो उसे आर ए से डिफाइन करते हैं। ये क्या कहलाता है मेरे पास, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहां तक कोई दिक्कत भाई बच्चों, ठीक है। कमेंट भी देख लेते हैं एक बार हम। ओके, अब ठीक है सर, ठीक है भाई। चलिए यार, कमेंट तो बस मैं 10-15 मिनट बाद ही देखता हूँ।
हो गया यहां तक कोई दिक्कत? तो ये भाई आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मैंने लगभग आपको बता दिया किस प्रकार के आते हैं और ये किस प्रकार से वोल्टेज बिल्ड करती है। बाकी आगे न्यूमेरिकल देखेंगे हम, ठीक है। अब बारी आती है कम्यूटेटर की भाई। तो आर्मेचर का काम क्या होता है? आर्मेचर रोटेट करने वाला पार्ट होता है जो कि उसमें घूमता है। किसका बना होता है? वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है? क्योंकि उसमें एडी करंट लॉस, वो सॉरी हिस्टेरेसिस लॉस कम रहे, ठीक है। अब बारी आती है आपके पास कम्यूटेटर की भाई, ठीक है। तो अब मैं बताता चलूंगा कम्यूटेटर का काम जो रहता है भाई मेरे पास। कम्यूटेटर का काम जो है मेरे पास, अगर बात करता है जनरेटर में तो ये करता है AC टू, क्योंकि AC टू DC। अब मैं बता दूं क्यों AC टू DC कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर क्या एक तरीके से मैकेनिकल रेक्टिफायर है भाई। ये पूछ लेता था मैकेनिकल रेक्टी मैकेनिकली रेक्टिफायर। एक बात और याद रखना, आजकल इसमें जो कम्यूटेटर का काम क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ रहा है कि भाई डीसी मशीन में कम्यूटेटर का काम क्या है। डीसी मशीन में अगर वो मशीन में पूछ रहा है तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि वो मोटर में पूछ रहा है जनरेटर में, तो यहाँ पे दोनों लगाओगे, क्योंकि इसमें जो जनरेटर में वो AC टू DC करता है, ठीक है, और जो मोटर है उसमें DC टू AC करता है। जब मोटर पढ़ेंगे बताएंगे कैसे, फिलहाल इतना याद रखना भाई इस चीज को, ठीक है। अब देखो भाई मेरे पास भले ही डीसी मशीन हो, डीसी मशीन का भी कॉन्सेप्ट ये था N और S, ठीक है, ये कंडक्टर था। तो इसमें भी जब क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ऐसे ऐसे घुमाने के ऊपर बात है, तो सिंपल सी बात है वो क्या रहेगी, इस प्रकार से रहेगी, ठीक है भाई। क्योंकि एक बार इस कंडक्टर में अगर ये N के नीचे ऐसे प्रोड्यूस कर रहा तो S के नीचे तो ऐसे जाके करेगा ना, उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है चेंज। तो चाहे डीसी जनरेटर हो, ये पॉइंट नोट कर लो कि डीसी जनरेटर के अंदर एसी ही प्रोड्यूस होती है, किसके ऊपर, आर्मेचर के अंदर। तो आर्मेचर में एसी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फिर वहां पे हम क्या लगा देते हैं, कम्यूटेटर लगा देते हैं। कम्यूटेटर का काम होता है कि एसी को डीसी में बदलना, ठीक है भाई कॉन्सेप्ट। वो बदलता कैसे है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, बेसिकली वो कम्यूटेशन उसका अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे वो बदलता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो लगे रहते हैं कि बेसिकली क्या है, हमें लोड में जो है करंट, इसमें तो हमें पता है ऐसी मिल रही है, लोड में जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करानी है, वो कम्यूटेटर की सहायता से कर देते हैं। उसमें एक थोड़ा सा एनिमेशन के जरिए बताऊंगा कि किस प्रकार से, वरना आप कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखना कि AC टू DC बदलता है, क्वेश्चन यही आता है डिप्लोमा लेवल पे, है ना। बाकी वो कम्यूटेशन का वो तो पढ़ेंगे ही आप पार्ट। चलिए, तो भाई मैंने बता दिया किस प्रकार से आ जाता है। तो कम्यूटेटर काम है AC टू DC जनरेटर में, और मैकेनिकल उसमें मोटर में AC टू और DC टू AC। कन्वर्ट AC इंटू यूनिडायरेक्शनल करंट, यानी कि एक ही डायरेक्शन में तो DC होती है, सिलेंड्रिकल की शेप होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। मेड शेप्ड ऑफ कॉपर सेगमेंट का बना रहता है, कॉपर की सेगमेंट का दिखा दिया था आपको डायग्राम में, ठीक है। और सेगमेंट आर इंसुलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती है, ठीक है। ईच कम्यूटेटर सेगमेंट कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मींस ऑफ कॉपर स्ट्रिप कॉल्ड राइजर, ठीक है। हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट क्या है, कनेक्ट रहता है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोयल, जितने उसमें सेगमेंट होंगे ना, तो मैं अभी दिखा दे रहा हूं इसमें कम्यूटेटर कहां था, उतनी नंबर ऑफ कोयल रहेंगी भाई, ठीक है। ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कम्यूटेटर है आपके पास, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या है, कम्यूटेटर है। तो जितनी मेरे पास कोयल होंगी, जितनी कोयल होंगी, एक कोयल का मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपको पता, एक कोयल यहां जा रही है तो दूसरी निकल के यहां आ रही होगी, एक N के नीचे तो दूसरी S के नीचे रखते हैं हम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना।
तो इसको पूरी को ये तार मान लो लपेट के ऐसे लपेट दिया मैंने, तो एक टर्न हो गया, और एक टर्न में क्या हो गया, दो कंडक्टर, एक कंडक्टर इधर एक कंडक्टर इधर। इसी वाली वाइंडिंग को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, यह है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट। अब देखो छोटे छोटे उसमें कटा हुआ है, तो यानी कि इंसुलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, और जितनी नंबर ऑफ कॉइल होंगी, जितनी नंबर ऑफ कॉइल होगी उतने मेरे वो कम्यूटेटर होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ना, ये छोटे छोटे उसमें दिख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कम्यूटेटर किस पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया था आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग होगी, कम्यूटेटर हो गया, ये भी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है इसकी। ठीक है, ये होते हैं मेरे पास ब्रश। ठीक है, कार्बन ब्रश। ठीक है भाई, अब इसका काम देखो क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, ब्रश को अगर हम उसमें सेक्शन व्यू में दिखाएं तो वो कहां पे दिखाते हैं हम, वो दिखाते हैं ये आर्मेचर है और इनको यहां से हम दिखाते हैं। ठीक है, और यहीं से हम सप्लाई देते हैं बाहर। ठीक है, सेक्शन व्यू में ब्रश का रोल हम यहाँ पे दिखाते हैं, इनको बोलते हैं ब्रश। ये ठीक है, और वो दिखता एक्चुअल में इस प्रकार का है, स्प्रिंग के जरिए कनेक्ट रहते हैं। अब देखो ये क्या होते हैं, यूं दबाव से हट जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं दबाव से ना, वो स्प्रिंग के जरिए कनेक्ट रहते हैं। ये किससे कनेक्ट रहते हैं भाई, आपका रोटर अब आप देखो, मान लो आपके पास रोटर है जो है कंटिन्यूस घूम रहा है, तो उस पर वाइंडिंग अगर आप लगाओ, वाइंडिंग से कनेक्शन लोगे तो तार को लपेट देगा। तो क्या करते हैं हम, ऐसी चीज बनाते हैं कि जो उससे कनेक्ट रहे, यूं पकड़ के यूं, और ये घूमता रहे तो उससे लेकिन कॉन्टेक्ट में रहे। तो वही काम कार्बन ब्रश का रहता है, ये कॉन्टेक्ट में रहता है किससे, मूविंग पार्ट, और बाहर यहीं से आपको ले लेते हैं सप्लाई इनसे लोड पे। तो यानी कि एक तरीके से ये अंदर जो जनरेटर के अंदर है मूविंग पार्ट से कनेक्ट रहता है, और बाहर इलेक्ट्रिकल लोड को सप्लाई दे रहा होता है। क्लियर है? तो भाई ये पूछा जाता है कार्बन ब्रश आर, इसके कार्बन के बने होते हैं, डीसी मशीन, दे आर सॉफ्ट मटेरियल होते हैं कार्बन के, इसलिए क्योंकि कार्बन की जो हीट की झेलने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इट डज नॉट जनरेट द स्पाइक व्हेन दे कॉन्टैक्ट कम्यूटेटर, इसमें कोई स्पाइक नहीं होती, यानी कि उसमें वेव फॉर्म में कोई स्पाइक नहीं आती है। ठीक है, टू डिलीवर द करंट थ्रू आर्मेचर इज यूज थ्रू हैबिटाइट, TROUGH कर लेना। ठीक है, कार्बन इज यूज टू ब्रश बिकॉज इट्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। तो कार्बन का मैंने बता दिया, तो हीट झेलने की क्षमता होती है, और उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव भी होता है। यानी कि भाई अगर टेम्परेचर, अगर आप किसी और का लोगे वहां पे एल्युमिनियम कॉपर का लगाओगे तो उनका तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे करंट पास होगी तो हीट होगी तो बढ़ेगा, लेकिन इसका कम हो जाता है। ठीक है, सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, टेक्स इट सेफ इंप्रूविंग एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ये क्या नाम है कि लुब्रिकेंट रहता है आपके पास, आ जाता है आपके पास, और एरिया कॉन्टेक्ट का एरिया इंप्रूव करता है। ठीक है, तो इससे जो कार्बन ब्रश में आ जाता है, कभी कभी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें हम क्या कर देते हैं, कॉपर का यूज भी कर देते हैं, मिला देते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको पता चल गया कॉपर का काम, इसका काम क्या है। ठीक है भाई, तो अब तक आपने क्या देखा, सारी चीजें देख ली है आपके पास, ये चीजें हो गई है। घुमा फिरा के कहने का मतलब यह है कि छोटा सा, अब आते हैं ईएमएफ इक्वेशन पे। तो अब सिंपल सा फंडा है, आपने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा N और S, ठीक है, कोई भी बेटा जनरेटर हो, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, और इसको आपने प्राइम मूवर के जरिए घुमाया इधर को चाहे इधर को, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस रहा ऐसे। तो यही सिस्टम, इस प्रिंसिपल का यूज करके आपने, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो एक मशीन बना दी, ये क्रॉस सेक्शन व्यू बता रहा हूं, यानी कि इस वाले को आपने यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ये आ गई भाई मेरे पास V, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, ठीक है, तो इसको आपने इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, यही आपकी एक्चुअल मशीन है। अब इसने बोला है कि भाई अब तो आपको ये पता करना है कि चलो, हमने ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है, वो मूव कर रहा है, कट कर रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। अब वो कितनी हो रही है तो बताती है हमारी ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन। तो भाई वो प्रोड्यूस कहां हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, फ्लक्स को कट आर्मेचर कर रहा,
आर्मेचर में बहुत सारे कंडक्टर है, तो इन कंडक्टर में अलग अलग वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही होगी और इन सब का जोड़ करके हमें यहाँ पे मिल रही वोल्टेज Eg। तो यानी कि जो मुझे आर्मेचर में वोल्टेज मिल रही है उसकी बात कर रहा है Eg। तो भाई Eg इजकल टू, एक बार बताओ मैं, अगर आप इसके फॉर्मूले को याद कर लो तो ज्यादा बेटर है कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे निकालोगे, वैसे तो हम कर ही देंगे, तो फॉर्मूला जो क्या कहता है मेरे पास, कहता है P फाई ZN अपॉन के 60A। ये क्या है आपका फॉर्मूला है भाई, ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपके पास फॉर्मूला। P क्या है, नंबर ऑफ पोल, कितने पोल है भाई, ये मशीन के इस वाले पोल की बात कर रहा है, 1 2 3 4, अगर 4 पोल है तो 4, 6 पोल है तो 6, 8 पोल है तो 8। P क्या है, नंबर ऑफ पोल ओ मशीन। 5 क्या है, इससे निकलने वाला फ्लक्स, हर पोल से भाई वाइंडिंग कर रखी तुमने, मैं बता रहा फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन आना चाहिए, जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं उसका पता होना चाहिए, फी क्या है, जेड क्या है, एन क्या है, ये सारी चीजें क्या है भाई, ठीक है। अभी रिलेट भी करूंगा इस फॉर्मूले को मैं, ठीक है, मैं इसलिए बता दिया पहले कि अगर ये याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, P5ZN/60A। हालांकि निकाल भी सकते हो, ड्राइव करके दिखा देंगे आपको कि कैसे होगा वो भी, ठीक है। नंबर ऑफ पोल, ये क्या है, फ्लक्स, क्या फ्लक्स पर पोल, एक पोल का फ्लक्स है भाई, ये याद रखना, कभी सबका जोड़ दो, एक पोल का फ्लक्स, ठीक है। Z नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर, आर्मेचर में कितने कंडक्टर भाई, इस आर्मेचर में 100 है, 200, 300, 400, 500, कितने भी हो सकते हैं। स्पीड ऑफ आर्मेचर, स्पीड ऑफ आर्मेचर, स्पीड का मतलब इसको किस में नापते हैं हम, आरपीएम में, राउंड पर मिनट, यानी कि भाई ये कंडक्टर घूम रहा होगा ना, ये तभी तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है बच्चा। ए क्या है, पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ, ठीक है, इन आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के भाई आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो A इजकल टू P, मैंने आपको ऑलरेडी बताया लैप में होता है और वेव में होता है भाई, मेरे पास दो टाइप की वाइंडिंग होती है, A इजकल टू 2, जहां पे भी एक ही कितने पैरेलल पाथ है। Eg जनरेटेड ईएमएफ, यानी कि कितना जनरेटेड ईएमएफ हो रहा है पर पाथ, कौन सा पर पाथ, आर्मेचर का, क्योंकि भाई उसमें या तो दो पैरेलल पाथ पैरेलल में होंगे या नंबर ऑफ पोल के बराबर, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहेगी, तो जो जो एक पाथ में आएगा वही वोल्टेज दूसरे पाथ में रहेगी। अब देखो भाई ये फॉर्मूला है कैसे मेरे पास, ठीक है, मुझे पता है कि भाई फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, सिंपल सी बात है, एक कंडक्टर की बात करूं मैं, केवल एक कंडक्टर BLV साइन थीटा, है ना, मैक्सिमम वाली वैल्यू ले रहे साइन थीटा 91, तो BLV हो जाता है। तो मेरे पास देखा जाए तो जो फ्लक्स है B है, B इजकल टू क्या होता है भाई मेरे पास, पाई फ्लक्स डायरेक्टली फ्लक्स डेंसिटी। इसमें फ्लक्स कहां से मिल रहा भाई, इस पोल से, एक पोल से मान लो 5 फ्लक्स मिल रहा, तो मैं चारों पोल का फ्लक्स निकाल सकता हूं। तो मेरे पास देखा है तो टोटल जो फ्लक्स आ जाता है, तो एक से 5 निकल रहा, कितने पोल, P, तो P5 हो गया, यानी कि टोटल लिंकेज फ्लक्स आ गया आपके पास, ये तो टोटल लिंकेज फ्लक्स हो गया। तो Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो देखा जाए लिंकेज फ्लक्स P5 आ गया। तो एक कंडक्टर की बात ना करके तो सारे कंडक्टर से लिंक हो रहा, तो फिर Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z भी आ गया, ठीक है।
अगर ये घूम रहा कितना, फिर भाई जब ये कट कर रहा कितनी इससे कट कर रहा, तो स्पीड किसमें नाप रहे, ईजी यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी तेजी से कट करेगा यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है, तो डायरेक्टली एन के करेगा। अब मुझे राउंड पर मिनट में चाहिए, तो एक उसमें एन बाय पर सेकंड में n/60 कर दिया आपने, ठीक है। तो सिंपल सा आ गया, इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कितने पर पैरेलल पाथ आ रहा है, Z/A आ जाएगा आपके पास। भाई अगर पैरेलल पाथ की बात करें, आपके पास नंबर ऑफ कंडक्टर इतने और पैरेलल पाथ Z/A, हमें तो एक पाथ में चाहिए ना। Eg इक्वल टू क्या है, जनरेटेड ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, तो टोटल कंडक्टर कितने हैं Z, और मुझे पर पैरेलल पाथ चाहिए तो Z/A, तो इसलिए Z/A अपॉन आ गया n/60, तो जो ऊपर का था ये Z/A आ गया और ये n/60 आ गया, तो ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे, सिंपल सा वहीं से आ रखा फॉर्मूला। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, अगर आप इसको याद कर लोगे तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वहां पे आप ये पर पैरेलल पाथ थोड़ी निकल, वहां पे तो आपको न्यूमेरिकल्स की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है, तो ये आ गया आपके पास क्या, जनरेटेड ईएमएफ। ओके, तो किस प्रकार से ये, अब हम पहुंच गए, हमने ये देखा कि हमने मैकेनिकल पावर के जरिए घुमाया आपका रोटर को, वहां पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो देखा आपने, वो इससे निकालते हैं ईएमएफ इक्वेशन से, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, ये सेम वही है, ये वही चीज है। लेट्स द फ्लक्स लिख दिया, ऑलरेडी बता चुका मैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर, ये थोड़ा अधूरा लिखा है, कर लेना, मैं ऑलरेडी बता चुका, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और नंबर आर्मेचर स्पीड इन आरपीएम में लिखवा दिया, ईएम जनरेटेड पर पाथ, एक पाथ का, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, आपको लिखवा दिया ईएमएफ इक्वेशन। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके पास, जो आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जांपल लिया है हमने, उसने वो लाया, अब इस पे न्यूमेरिकल आता है कितना, इसको हम डायग्राम से जोड़ते हैं। कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ फॉर पोल वेव वाउंड generator having the 65 slots with 12 conductor per slot when driving 1200 rpm, total flux per pole इतना। कैलकुलेट द ईजी करना है भाई आपको, क्या ईजी, तो ईजी इक्वल टू आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा अब तक, P5ZN अपॉन के 60A। अब इसको मैं रिलेट भी करूंगा डायग्राम्स, ठीक है भाई, मैं बता दूं आपके क्या क्या चीजें होती हैं। चलो भाई, ये बना लिया आपने क्या, ये बना लिया आपने डीसी मशीन, ये हो गया आपके पास आर्मेचर, जो ये दिखा रहा हूं मैं स्लॉट दिखा रहा हूं आपको, गोल गोल दिखा है ना। इसने बोला भाई पी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई बच्चों आपके पास, क्या 4 पोल, तो P इक्वल टू 4 हो गया आपके पास, पाई दे रखा है इसने, है यार, पर पोल देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 0.02 वेबर है भाई, ये है ना, ये एक दो डॉट भले लगे हुए हैं, 0.02 वेबर। Z देखो भाई, इसने क्या बोला, उसने बोला जनरेटर हैविंग 65 स्लॉट, 65 स्लॉट मैंने बताया था, जिसमें कंडक्टर डाले जाते हैं, कटिंग पार्ट था वो, यानी कि इन वाले उसको कटिंग पार्ट दिखा रहा था ना, जहां कंडक्टर डाले जाते हैं। इसने बोला ऐसे ऐसे 65 है, और एक 65 में 12 कंडक्टर है भाई, कितने हैं 12, यानी कि एक स्लॉट में आपने 12 बार वायरिंग कर रखी है, एक तार डाला, फिर दूसरा तार डाल दिया, फिर तीसरा डाल दिया, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके 12 तार। जरूरी नहीं एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर डाला जाए, है ना, क्योंकि स्लॉट में फिर बहुत सारे कंडक्टर आएंगे, बहुत सारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो टोटल स्लॉट कितने हैं 65 इंटू एक, और एक स्लॉट में जो वो है आपके पास कितने हैं 65 स्लॉट में 12 कंडक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पता चल जाएगा, 12 पंजे 60, 12 6 72, 780 कंडक्टर्स। तो मेरे पास Z की संख्या आई, कुछ आपको निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से भाई, N कितने स्पीड से जोड़ रहा है 1200 भाई, ठीक है। और बचा क्या, A कौन सा वाउंड है, देखो वेव वाउंड, तो वेव वाउंड के लिए A इक्वल टू क्या ले रखा भाई हमने 2, पहले पुट कर दो, निकाल दो, Eg इक्वल टू 4 इंटू 0.02 इंटू Z 780, ठीक है, इंटू N,
1200 डिवाइड बाई बच्चों कितना हो गया, डिवाइड बाई हो गया भाई मेरे पास 60। ए की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 4, ठीक है, ए इक्वल टू 4 होनी थी भाई, ठीक है, क्या लिख रखा 4 4 है ना, 4 से 4 कट गया भाई, इजी सोल्व कर दो इसे कैलकुलेटर से, है ना, कर भी सकते हो आप, E0 से E0, 6 से 6 दूनी 12 20, और ये हो गया आपके पास 20 दूनी 40, ठीक है, और पॉइंट ये आ गया इनटू 780 वोल्ट, तो 4 से कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, सिंपल सा फंडा है। 4 ये आ जाएगा 0.780 इंटू, कैलकुलेटर कर दो आप, एक सेकेंड यार, वेव बाउंड था ना, मैं गड़बड़ कर गया, आपका साफ नहीं लिखा, वेव बाउंड था तो ए इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, ऐसी गलतियां तो यहाँ पे 2 आएगा बच्चों, 2 कर लेना आप, ओके, करेक्ट कर देता हूँ इसे, तो ये आ गया 2, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा भाई, ठीक है, फिर बाकी कर दो इससे, जो भी कैलकुलेशन करके आ जाएगा 624 वोल्ट आ जाएगा इजी। यानी कि अगर हम ये वाले पैरामीटर लेते हैं तो आपका जो जनरेटेड वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा भाई बच्चों, कितना आएगा 624 वोल्ट आएगा। सर इसमें फ्लक्स को मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या, किसमें बेटा, फ्लक्स पर पोल आ तो गया, देखो आपके पास क्या था यहाँ पे भाई, फ्लक्स पर पोल था, आपके पास नंबर ऑफ पोल है तो P इंटू फ्लक्स, ये हो नहीं गया पर पोल, तो टोटल फ्लक्स नहीं आ गया, ऑटोमेटिक होता, हमने फॉर्मूला ही ऐसा बना रखा है, फॉर्मूला ऐसा बना रखा है, ठीक है, क्योंकि आपको तो जो फ्लक्स दिया होगा वो पर पोल दिया होगा, या तो बोले कि भाई हाँ टोटल इतना फ्लक्स है आपके पास, है ना, इसलिए मैंने फ्लक्स को लिखाया, फ्लक्स पर पोल लिखवाया है, अलग अलग नहीं लिखवाया मैंने, ओके, क्लियर है मिस्टर कुलदीप। हाँ यार संडे है तो लेक्चर थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, शाम को तो हो नहीं पाएगा लेक्चर, ठीक है यार, और मैं बता दूं क्योंकि शाम को तो मैं बाहर जा रहा हूँ, काम से काफ़ी टाइम हो गया, और बस ये है कि हाँ इसी लेक्चर को मैं काफ़ी लेंथी ले रहा हूँ, और मशीन पे फोकस करते हैं, हम मशीन को समाप्त करना है, क्योंकि मशीन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और मैं पहले बताता आ रहा हूँ भाई कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, उसके क्वेश्चन जैसे आपने ये कर रहे हो तो इसके क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, अपने आप कीजिए, ठीक है, और नहीं आते तो मैंने बता रखा है, मुझे फोन पे भेज दीजिए, ठीक है, मैं घर आकर दे दूंगा, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भाई इसमें हम और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, चलिए एक चीज पे और चलते हैं, ये आ जाता है कभी इजी, अगर मैं बात करूं क्या है आपके पास फॉर्मूला P/Z/N/60A, अगर मैं बाकी सारी चीजों की बात करूं, बाकी चीजें मैन्युफैक्चर के दौरान, ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने जब मशीन बननी होती तभी डाल दी जाती है, और उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, जैसे नंबर ऑफ पोल है आप बदल ही नहीं सकते, आर्मेचर के कंडक्टर है वो तो डल गए एक बार, पैरेलल पाथ है जितनी बन गई तो बन गया आपके पास, तो आपके पास देखा जाए तो Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, और इन दो के ऊपर ही डिपेंड करती है, इन दो चीजों के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो अगर मेरे पास फ्लक्स को बढ़ा दो या इसको बढ़ा दो तो आप Eg बढ़ा सकते हो, ये पढ़ेंगे अभी वो एक्साइटेशन जब जनरेटर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, ठीक है, मोटा सा वो था ये आपको। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखो भाई जिस चीज के न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं आपको कराता रहूंगा, ठीक है, और जिसका थ्योरी आएगा वो थ्योरी है। 6-pole lap wound DC generator has 600 कंडक्टर है ऑन इट्स आर्मेचर, इसने इस बार देखो डायरेक्ट दे दिया 6 पोल है, यानी कि P इक्वल टू दे दिया उसने बच्चों 6, लैप वाउंड है, लैप का मतलब A इक्वल टू P है, और दैट इज इक्वल टू कितना, A इक्वल टू P का मतलब पोल कितने 6 है मेरे पास, क्लियर है, ठीक है, और देखते चलो जनरेटर हैज द कंडक्टर Z इक्वल टू
600 कंडक्टर, आर्मेचर में 600 कंडक्टर से मैं बता रहा हूं। द फ्लक्स कर लेना है इसे बच्चों, फ्लक्स पर पोल इज, यानी कि इसने फ्लक्स की वैल्यू दे दी 0.02 वेबर। कैलकुलेट द स्पीड एट विच जनरेटेड, एट विच पहला पॉइंट, एट विच क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट है द स्पीड एट विच जनरेटर मस्ट बी रन 300 वोल्ट। तो यानी कि आपको एन निकालना है। एन कब निकालना है बच्चे, जब उसकी वोल्टेज यानी कि ईजी वो जनरेट कर रहा है कितना, 300 वोल्ट। इस बार एन निकालना है तो सिंपल है, फॉर्मूला पता है आपको, ईजी इक्वल टू क्या है, पी फाइव जेड एन अपॉन के 60 ए। एन निकालना है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईजी, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो इनटू 60 ए अपॉन के पी फाइव जेड, वैल्यू पुट करो। ईजी कितना है भाई, उसने बोला है 300, यानी कि कितनी स्पीड पे चलना पड़े, 300। 60 ए की वैल्यू कितनी है भाई, निकालना जरा, ए इक्वल टू 6 और पी भी 6 और 5.02 और जेड कितना है, 600। सिंपल है, 600 तो 6 कैंसिल, ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 60, ठीक है, इससे ये कैंसिल और ऊपर ये 0 हटाने के लिए कर लो 100 से मल्टीप्लाई, तो इसे काट हो गया तो 1500, वो 15 आ गया और 15 इंटू 100 1500 आरपीएम, इसे 1500 आरपीएम, यानी कि 300 वोल्ट। अगर ये सारे पैरामीटर है और मुझे ईजी 300 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो उसने इस बार स्पीड पूछ ली कितनी स्पीड पे चल रहा होगा, तो 1500 आरपीएम पे चल रहा होगा भाई, 1500 आरपीएम पे चल रहा होगा। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल आप पे पक्का आएगा भाई कि कितनी वोल्टेज बना रहा है कितनी नहीं बना रहा है। सर पिच फैक्टर भी आता है, हाँ बेटा आता है, मैंने बता दिया उसको जब मैं वाइंडिंग पढ़ाऊंगा ना आर्मेचर की, मैंने बताया ना उसमें सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, पिच फैक्टर है आपका, ठीक है, सारी चीजें आती है उसमें, ठीक है, फ्रंट पिच बैक पिच, वो सारी जब मैं वाइंडिंग पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा मैं, वो वाइंडिंग टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अलग ही पार्ट है, ठीक है। अभी तो मैंने इसलिए बता दिया कि इतने पैरेलल पाथ है बस, कि हाँ भाई आर्मेचर में है, अभी वो आर्मेचर के अंदर आएगी वाइंडिंग आपके पास, ठीक है, सक्सेसिव वाइंडिंग वगैरह वो सब, उसकी टेंशन ना लो आप, ओके। तो अभी मैं वाइंडिंग का उसमें वाइंडिंग भी जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा ना, एनिमेशन के जरिए बताऊंगा कुछ चीजें, ठीक है, उसमें समझने में आसानी रहेगी। अभी तो मैंने लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग के बस यही बताया कि ए इक्वल टू पी होता है और ये बताया है, ठीक है, बट उस वाइंडिंग वाले लेक्चर में बताऊंगा कि लैप वाइंडिंग कैसी होती है और वेव वाइंडिंग कैसी होती है, कि उसको वेव ही क्यों बोलते हैं, ऐसे क्या वेव फॉर्म सी चलती है उसमें, ठीक है, और लैप ही क्यों बोलते हैं उसको, वो सारी चीजें आएंगी बेटा, लेकिन वो जब हम वाइंडिंग पढ़ेंगे ना डीसी मशीन की तब करेंगे। चलिए 1500 आरपीएम, अब उसने देखो भाई क्या बोल रहा है उसने, एक बार बताओ मैं आपको, एक शॉर्टकट ये भी है कि मुझे पता है कि अगर मेरे पास लैप वाइंडिंग है ना तो मुझे पता ए इक्वल टू पी रखना है, तो पी से तो पी, ए इक्वल टू अगर मेरे को पी रखना है तो यहाँ पे मैं पी से पी भी, तो यानी कि हमने डायरेक्टली फॉर्मूला ना ईजी इक्वल टू जहां पे मेरा लैप वाइंडिंग हो तो पी जेड एन अपॉन 60 से भी निकाल सकते हैं हम, ये भी करेक्ट ही आएगा, निकाल के देख लो, क्योंकि यहां से बाद में ए इक्वल टू पी से कैंसिल हो ही जाना है, ठीक है। चले खैर, लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास लैप। फिर इसने बोला सेकंड पार्ट पे आते हैं, व्हाट वुड बी द स्पीड क्या होगी इफ जनरेटर वर वेव वाउंड। इसने बोला कि भाई पहले तो लैप वाउंड था, अगर मैं इस जनरेटर को वेव वाइंडिंग से कनेक्ट कर दूं तो इसकी स्पीड क्या होगी। अब देखो भाई वेव वाइंडिंग से, ठीक है, क्या होगी, उसने बोला कि वोल्टेज मुझे 300 ही चाहिए, वोल्टेज मुझे 300 ही चाहिए। इसने बोला कि व्हाट वुड बी द स्पीड, स्पीड ही पूछी उसने, और क्या नाम है, तो क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, मुझे पता अगर वेव वाइंडिंग होगी भाई, वेव वाइंडिंग होगी तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, सिंपल है, तो आप निकाल दो, मुझे पता वैसे 3 गुना कम हो रही तो 3 गुना कम हो जानी है, तो वैसे निकाल दो, लो ईजी इक्वल टू पी वही रखोगे आप, सॉरी एन ना, एन निकाल लेना, फिर एक कंक्लूजन पे भी चलेंगे इसके हम, एन
ईजी कितना था भाई 300 वोल्ट, चलिए ठीक है। 60 ए, ए इस बार क्या रख लोगे 2, पिछली बार 6 था ना तो 2 कर दिया, 3 गुना कम होगी, मुझे साफ पता चला। पी कितना है 6 इंटू 5 कितना 0.02, मुझे पता 3 वो हो जाएगी, ठीक है। और ये जेड कितना आ रहा है 600, तो भाई एन इज इक्वल टू देखा जाए तो मेरे पास ये आ जाएगा 1500 था ना, 3 गुना कम बोल दो, 3 पंजे 15, 500 आरपीएम। कुछ समझ में आया बच्चों? समझ में आया? देखो जब वेव बाउंड था तो देखना यहाँ पे देखो स्पीड, जब मेरे पास पी एन पी यानी कि सॉरी एन एल कर दे रहा हूं, लैप में थी तो 1500, और एन डब्ल्यू यानी कि वेव में थी तो 500। यानी कि मेरे पास अगर जनरेटेड वेव बाउंडेड है तो मैं कम स्पीड पर ही उतनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है। तो 3 गुना कम होगी वेव बाउंड के कनेक्ट करने से, क्योंकि वेव बाउंड क्या है हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, तो उतनी वोल्टेज निकालने के लिए हमें कम स्पीड पे चला सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सेकंड आंसर 900 नहीं आएगा बेटा, गलत कर रहे हो आप, ठीक है। अब यहां तक ये बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है भाई, तो यहां तक हो गया आपके पास, देखा जाए कि किस प्रकार जनरेटेड ईएमएफ के क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मेरे को, कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो। ओके, क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना कोर्स कोर्स की, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे एग्जाम से पहले कोर्स निपट जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, एक 2-3 बच्चों के कॉल भी आए थे मेरे पास, और क्या है उस केस में क्या है आपका कि काफी सारे जो वो हैं आपके पास, मैं बता दूं कोर्स अगर आपका सिलेबस है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट जो है ज्यादा है, वो सॉरी हाँ मतलब कि एक सेकंड खोल लेता हूँ जरा सिलेबस आपका। हाँ, जैसे ये आपके पास ये है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, ये मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, टोटल थ्योरी ही है इसमें। और ये है आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, इसमें वायरिंग है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये सब थ्योरी वाला पार्ट है बेटा। तो इसमें बस ये बताना है कि क्या चीजें किस टाइप के, इनके जितने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतना अच्छा आएगा, ठीक है। और जो थ्योरी वाला पार्ट है इसमें, ये पीएलसी भी वैसा ही है, सोलर पैनल वाला ऐसा है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वाला ऐसा है, ठीक है। और ये एनर्जी एक्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जेशन ऐसे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपके पास इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस का भी ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है वो ज्यादा लंबे नहीं है, इनका एक ही तरीका है कि इनके कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं बेटा, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी, पहले बता रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल वाले पार्ट जिनसे आएंगे आपका बीडब्ल्यू से आएगा, मशीन से डेफिनेटली आएगा, और किस टाइप का आएंगे वो मैं बताता चल रहा हूँ। आपका इंडक्शन मोटर मतलब वो मशीन में ही आ गया आपके पास, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत पावर सिस्टम से भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी वगैरह को, सैग को लेके, ठीक है, इन चीजों को लेके आ जाते हैं कभी कभी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से आएंगे आपके पास चॉपर से, इन्वर्टर से, साइक्लो कन्वर्टर से, वो मैं कराऊंगा। डिजिटल का ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ न्यूमेरिकल पार्ट्स, तो जो जहां से जितना आएगा वो मैं बता रहा हूँ। बट आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें क्या है बेटा, सारी थ्योरी एकदम कवर नहीं हो पाती, कब कौन सा डाल दे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। चलिए, अब ये हो गया भाई जनरेटेड ईएमएफ वाले क्वेश्चन। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बाकी मैं एक क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, वो लास्ट में रखेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं बच्चों हम टाइप्स ऑफ जनरेटर पे, ठीक है। देखो मैं पहले बता रहा हूं भाई, मशीन को बहुत अच्छे से पढ़ना,
कहीं कोई कंफ्यूजन हो, मैं बार बार बोलता हूँ, फोन कर लेना, क्वेश्चन भेज देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। बट बेटा मशीन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 2-3 बुक ऐसी हैं जिनका सबसे ज़्यादा पार्ट आता है। औरों के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा 17 मार्क्स का आना है आपका, तो 70 में से याद रखना 20 क्वेश्चन कम से कम मशीन के मिलेंगे आपको, और BEE के मिलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो भाई, अब टाइप्स ऑफ जनरेटर की बात करते हैं हम। ठीक है, चलो ये लिखा हुआ ही है, मैं क्या लिखूं, है ना, समझा देते हैं। टाइप्स ऑफ जनरेटर, अगर जनरेटर को हम एक्साइटेशन के आधार पर डिवाइड करें, डीसी जनरेटर डिवाइडेड किया जाता है आपके पास एक्साइटेशन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। ओके, तो अब देखते हैं सेल्फ और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते क्या है। ये एक्साइटेशन के आधार पे है, ठीक है। तो भाई सेपरेटली, अब देखो सिंपल सी बात है मेरे पास, अब ध्यान देने वाली बात है, ये बार बार बना रहा हूं मैं डायग्राम बेटा, इसलिए ताकि तुम्हें किसी भी स्टेज पे कोई दिक्कत ना आए कि समझने में ना। इसमें वाइंडिंग होती है, किसको, फील्ड वाइंडिंग, बार बार बोल रहा हूं मैं इसलिए, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड रहती है, ये लो, ठीक है। अब मुझे एन और एस, एन और एस, इन्हें एन और एस बनाना भाई मेरे को। भाई फ्लक्स तभी तो प्रोड्यूस होगा जब आप इनको फील्ड को सप्लाई दोगे। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, ऐसे जनरेटर, कैसे जनरेटर, अब ये इनकी फील्ड को सप्लाई आ रही है, ये दे दी मैंने बाहर से डीसी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स। ऐसे जनरेटर जिनकी फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल सोर्स के जरिए, ये लिख लेना, ठीक है, सप्लाई दी जाती है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाते हैं। तो भाई सेपरेटली का मतलब, जिसको सेपरेटली का मतलब सेपरेट अलग से एक्साइटेड किया जा रहा है, उसको बाहर से सप्लाई दी जा रही है, जनरेटर कहलाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसे हम किसी भी सोर्स के जरिए दिखाते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, अब सेल्फ क्या होंगे, इसमें तो हमने एक्सटर्नल सोर्स के जरिए दे दी। अब इसी का डायग्राम तुम ये बनाओगे, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब भाई, अब ये वोल्टेज बनाएगा, बिल्टअप करेगा यहां पे, यहीं से तो वोल्टेज ले रहे हैं ना बाहर, यहीं से तो ले रहे हैं वोल्टेज बाहर, सेल्फ एक्साइटेड। लेकिन ये वाली वोल्टेज यहां ना दे के आप यहां भी दे दो भाई, लो इसकी फील्ड में भी दे दो, है ना, कि जो वोल्टेज आपकी यहां प्रोड्यूस हो रही वही वोल्टेज आपने इसमें दे दी। ऐसे उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड, यानी कि जो खुद से ही एनर्जी ले रहा है। तो ऐसे उसको, यानी कि ऐसे जनरेटर, डीसी जनरेटर जो, जिनकी एक्साइटेशन उसकी खुद की जनरेटेड वोल्टेज से की जाती है, वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये लिख लेना जो मैंने लाइनें बोली हैं भाई, पाउज करके लिख लिया करो। काफी बच्चे बोलते हैं सर नोट्स लिखवा दिया करो, तो बेटा लिखवाने में लग जाता है टाइम, आप लिख सकते हो, वो पॉइंट्स में बता देता हूं जो लिखने हैं, ठीक है। अब एक सवाल आता है, पहले सेपरेटली एक्साइटेड की ही बात करते हैं, ठीक है। तो हमने डायग्राम बनाया था, इनको कैसे दिखाएंगे। तो भाई मेरे पास ये आर्मेचर है, देखना, ये 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 वाइंड, ठीक है भाई। अब मैं इसका इक्विवेलेंट बता रहा हूं, इसका ये आर्मेचर है, यहीं से तो सप्लाई दे रहे हो आप लोड पे, आर्मेचर के अक्रॉस ये लोड, ठीक है, ये हो गया आर्मेचर। और यहाँ पे क्या मिलती है आपको, वोल्टेज, तो ये वोल्टेज मैंने यहां कर दी, ये हो गया मेरे पास लोड। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बता रहा हूं, इसकी फील्ड, फील्ड की ये रही, इसको सप्लाई मैंने कहां से दी,
इसको सप्लाई दी मैंने बाहर से, वेरिएबल इसलिए। इसमें जाने वाली करंट ISH, ठीक है। यहाँ पे जाने वाली करंट IA, क्योंकि करंट इससे निकलेगी, और यहाँ पे जो करंट आती है IL, यानी कि लोड में जो करंट जा रही है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, अगर मैं इसकी करंट में चेंज करूंगा, अब सिंपल सी बात है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी कि अगर मैं इसकी फ्लक्स में करंट में बदलाव करूंगा तो इसके फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो EG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, तो फ्लक्स को वेरी करके मैं इसके जनरेटेड EMF को वेरी करा सकता हूं, है कि नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि EG केवल दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, N और फाई। ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है भाई, नंबर ऑफ पोल है उसमें नहीं बदलाव कर सकते आप, और किसी चीज में बदलाव नहीं कर सकते। एक स्पीड में मान लो अगर आपके पास स्पीड भी कांस्टेंट है भाई, स्पीड कांस्टेंट क्या है आपके पास, मानो पानी से ही चला रहे हो आप, या उसकी स्पीड उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रही, तो आप क्या कैसे जनरेटेड वोल्टेज बढ़ाओगे? तो उसकी फील्ड में चेंज करके। अगर मैं इसकी फील्ड में करंट को चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो जनरेटेड EMF उतना ही फ्लक्स कट होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा तो कट होगा, सिंपल है। तो क्लियर है भाई? लेकिन हम इसमें क्या है, एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ती है भाई, बाहर से एक बैटरी जोड़ो, है ना, बाहर से एक बैटरी जोड़ो तो कॉस्टली पड़ जाता है आपके पास, तो इसलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है, वहीं पे किया जाता है इसका यूज जहां पे हमारे पास एक स्पीड कांस्टेंट है बट हम उसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जहां पे हमारे पास इनपुट पावर, मैकेनिकल पावर कम रहती है, तो वहां पे फील्ड के एक्साइटेशन को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये तो था सेपरेटली एक्साइटेड। अब देखो, अब सोचने वाली बात यह है, अब आती है हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। डायग्राम बना लिया भाई, थ्योरी मैंने लिखवा दी, ऐसे जनरेटर जिनकी फील्ड को एक्साइटेशन एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा दी जाती है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाते हैं। दैट्स इट, डायग्राम ये रहा। इसमें हमने इसलिए फील्ड को और इस वाले इसको अलग रखा है, इसी का इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, इसी का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। अब आ जाते हैं हम सेपरेटली वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में एक सवाल ये आता है बच्चों का, साफ करो इसको भाई, अब सेल्फ का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बना लेते हैं भाई। वैसे मैं बता चुका हूं, ये है ना, ये वाइंडिंग बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी, बस दिखा रहा हूं तुमको, है ना, क्योंकि करंट के हिसाब से बनती है ये भी, लेकिन आपके सिलेबस में इतना वो है नहीं, ठीक है। यहां से दे रहे थे एक्सटर्नल, तो ये सप्लाई भाई मैंने लो इसकी फील्ड को दे दी, एक ये लो ये लो। अब सवाल ये आता है भाई आपके पास कि मुझे पता है भाई EG इक्वल टू क्या होता है, P क्या बोलते हैं, EG जो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फाई और N के, फाई और N के। तो शुरू में क्या होता है, अगर मेरे पास फ्लक्स जीरो हो जाता है या स्पीड जीरो हो जाती है तो क्या EMF भी मेरे पास जीरो हो जाएगा? EG, हाँ भाई बिल्कुल जीरो होगा भाई। स्पीड जीरो का मतलब उसमें कोई मोशन है ही नहीं, चल ही नहीं रहा वो, और जब चल ही नहीं रहा तो उसमें कोई फ्लक्स कट होगा नहीं, कट ही नहीं होने का। जब फ्लक्स नहीं कट होगा तो फैराडे का लॉ काम ही नहीं करेगा, उसने तो बता रखा ना, जब कट करेगा तभी होगा भाई काम, तो तभी जनरेटेड EMF प्रोड्यूस होगा। लेकिन आपकी मान लो दो में से कोई भी एक चीज जीरो हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है तो इनिशियल कंडीशन में, शुरू में तो कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं उसमें, वो सॉरी एक्साइटेशन है ही नहीं, उसकी सप्लाई को करंट इनिशियल कंडीशन में, तो यहां पे कोई करंट जब जीरो है तो जीरो ही है फ्लक्स, फ्लक्स जीरो है इनिशियल कंडीशन में, फ्लक्स जीरो है तो आप इसको कितनी भी तेज घुमा लो, फ्लक्स जीरो तो EG जीरो। तो फिर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैसे होता है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में, याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, इनिशियल कंडीशन में फिर दोबारा समझो कि मोटर रुकी हुई है, रुकी हुई तो स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो तो फ्लक्स जीरो,
चलो फ्लक्स इस वक्त जीरो है ना, तो अगर आप स्पीड बढ़ा भी रहे हो फ्लक्स तो जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो सिंपल सी बात है ईजी जीरो, ईजी जीरो तो कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कैसे होता है, तो मैंने बताया था एक, इसलिए बताया था मैंने मैग्नेटिक सर्किट कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेट पढ़ना मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो क्या होता है बेटा, जो हमारे पास इसकी वाइंडिंग की जाती है, इनको डीसी से कनेक्ट करके तब लगाया जाता है सप्लाई से, क्योंकि आप वो बीएच कर पढ़ा था आपने कि अगर करंट हटा भी लो उससे तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स बचा रह जाता है, और ये इसमें कुछ फ्लक्स बचा रहता है रेजिडुअल फ्लक्स, उसको क्या बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेजिडुअल फ्लक्स। तो यानी कि अगर आप मोशन इसको घुमा रहे हो तो इसमें हल्का सा फ्लक्स बना रहता है, इनकी वाइंडिंग में फ्लक्स हल्का सा रहता है, और जब घुमाते हो तो कट करते हो उसी से हमारे ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो सप्लाई फिर इसमें जाती है, वो फिर करंट बढ़ती है तो फ्लक्स भी बढ़ जाता है, दैट्स इट। तो कहने का मतलब रेजिडुअल फ्लक्स के कारण हमारा फ्लक्स इसमें जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है। इसलिए कहते हैं कि इसकी वाइंडिंग को कभी भी उल्टे कनेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उल्टे से जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें रिवर्स बायस में जाकर उसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो सकता है। तो ये होता है रेजिडुअल फ्लक्स के कारण। तो पॉइंट लिख लेना कि स्पीड की जीरो होने पर फ्लक्स जीरो नहीं रहता है, क्योंकि उसमें रेजिडुअल फ्लक्स पड़ा रहता है, ऑलरेडी रहता है। इसी कारण जब वो जनरेटर को हम घुमाते हैं तो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है, दैट्स इट। अब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब सर्किट डायग्राम ये आपका तीन टाइप का हो जाता है भाई बच्चों। सेल्फ का मतलब जब इसके सेल्फ को दे दे, शंट टाइप डीसी जनरेटर, शंट टाइप डीसी जनरेटर, फिर सीरीज टाइप, तीसरा आता है मेरे पास कंपाउंड। ठीक है भाई बच्चों, तो ये हो गया आपके पास। फिलहाल इन पे आप जितना मैंने करा दिया है इस पे क्वेश्चन करना। कल हम शंट टाइप, सीरीज टाइप, कंपाउंड टाइप में भी आपके पास कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड आ जाता है, इनके न्यूमेरिकल करेंगे और किस प्रकार से इनके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सवाल करेंगे और फिर उन पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो मैं बता दूं डीसी मशीन की जो क्लासेस रहेंगी वो थोड़ी सी नो लोड पर स्टार्ट करते हैं इसको, एक सेकेंड, हाँ भाई देखो ये आपने चलो पूछ लिया है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वैसे, ठीक है। लेकिन कब इसको लोडेड पे करेंगे, कब नो लोड पे स्टार्ट करेंगे, किसको नो लोड पे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम तब आएंगे वक्त के साथ आती जाएंगी। हाँ लेकिन आपने इससे पता चलता है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, क्योंकि पूछता है कि कौन से मोटर को हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते, कौन से जनरेटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किस कंडीशन से नहीं करना चाहिए, सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। इसकी डायरेक्शन बदलने से क्या होगा, उल्टा घुमाने से क्या होगा, ये सारी चीजें पॉलिसी आ जाती है आपके पास। ठीक है, अच्छा है आपके पास। तो बाकी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्योंकि आप नो लोडेड कैरेक्टरिस्टिक सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ जितना मैंने करा दिया बच्चों, इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस पे, जनरेटेड ईएमएफ पे जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो आप कीजिए, और क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन पे न्यूमेरिकल नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए कि कौन सा आर्मेचर किस चीज का बना होता है और कौन सी चीज का आपके ब्रश बने रहते हैं, ये इनके इक्विपमेंट इन पे क्वेश्चंस आपका आ जाता है। ठीक है, तो बाकी की क्लास हम कल करेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास शाम को ही होगी, और आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए काफी है। और धीरे धीरे हम डीसी मशीन को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे आपका, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सिलेबस है वो मशीन का ही है बेटा, क्योंकि इसमें भले ही दे दिया इन्होंने लिख दी मशीन, लेकिन मशीन अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। ये डीसी जनरेटर चल रहा है, फिर इसके बाद मोटर होगा, फिर एसी में
यहाँ ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा, फिर इंडक्शन मोटर आ जाएगा आपके पास, है ना। मैं देख लेता हूँ सिलेबस में। अब आपके जो सिलेबस में मशीन दिया है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन, हाँ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर भी है, और क्या बोलते हैं, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर भी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी, सिंगल फेज मोटर भी है, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, स्पेसिफिकेशन और स्पेशल पर्पस मशीन, ठीक है, हाँ सही है। चलिए आपके पास ये नहीं है, सिंक्रोनस मशीन नहीं है सिलेबस में, ये भी है, वो है ना, सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंक्रोनस मोटर मशीन नहीं है तो कम हो जाएगा आई थिंक। चलिए इस क्लास में बच्चों इतना ही। बाकी हम आपको मैंने बता दिया होमवर्क, भाई मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, होमवर्क के लिए सबसे बेस्ट तरीका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बेटा चलती रहेगी साथ में। मैं जैसे ही क्या है ना, उनमें एक एक दो दो क्लास रह गई है आपकी, ठीक है, उसमें दो दो क्लास में समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लग रहा था कि ये तो जो मेन पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आना है, ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने मशीन चालू कर दिया। उनको मैं क्या नाम है, एक्स्ट्रा क्लास में ले लिया हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स्ट्रा क्लास। देखो डिजिटल में एक से 2 लेक्चर बचा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 1 से 2 लेक्चर बचा है, ठीक है। और क्या नाम है, बाकी मशीन और पावर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इलेक्ट्रिकल का, और बाद में नहीं, हाँ बीच में मैं किसी भी दिन करा दूंगा आपको वो, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस पर मशीन और पावर सिस्टम पे ज्यादा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अब 2 क्लास लेनी स्टार्ट कर दूं, एक मशीन की एक पावर सिस्टम की, ठीक है। थोड़ा टाइमिंग का इशू है, बस शाम को और रात को ही टाइम मिल पा रहा है, तो अब कोशिश करूंगा लेट नाइट तक हो जाए, ओके, ठीक है। चलिए, और यार वैसे क्लास में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने को बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाए। मेन चीज़ होती है कि पीपीटी थोड़ा सा बनने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको एक अच्छा कंटेंट मिले, उसका 3D व्यू मिले, क्योंकि हम वर्बली तो बातें कर लेते हैं, वो मुझे पता है कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई सुटेबल उसमें फॉर्मेट में डाटा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। आप इनके क्वेश्चन कीजिएगा, जनरेटेड ईएमएफ के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये मैंने 2 कराए उदाहरण, और बाकी इस पे हम कल न्यूमेरिकल करेंगे, और इससे बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं आपके पास। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।